मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह हम गुरु साहब जी के सामने नतमस्तक हुए, फिर दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए, राम तीर्थ मंदिर में मन नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग जाके शहीदों के सामने नतमस्तक हुए। अब हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो उसकी कमाल कर देता है। तो आम आदमी पार्टी का ये रोड शो क्या सिर्फ पंजाब के लिए था या इसका संदेश है पूरे देश के लिए? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक जबरदस्त जीत हासिल करी। इस जीत के बहुत सारे मायने और इस जीत के साथ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अब नेशनली बीजेपी को टक्कर दे सकती है? अब इसका जवाब बहुत आसान नहीं है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर पाएगी। क्या जो उसका दिल्ली मॉडल है जिसको लेकर वो पंजाब गई, वहां पर क्या वो एक ऐसा मॉडल बना पाएगी जिसको वो पूरे देश में शोकेस कर सके? देखिए, मौका है, क्योंकि अब से लेकर 2024 के बीच में तमाम राज्यों में जहां पर अब चुनाव होंगे वहां पे एक सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट है। और जिस तरह कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, एक वैक्यूम है और इसी वैक्यूम को आम आदमी पार्टी बखूबी भरने की कोशिश कर रही है। इस तरह हमने दिल्ली में भी देखा और अब पंजाब का एग्जाम्पल भी सबके सामने है। लेकिन इससे पहले कि हम 2024 की पूरी रणनीति की बात करें और देखें कि आम आदमी पार्टी कहां कैसे बढ़ रही है, सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किस तरह और कब काम करना शुरू किया। 2014 के मोदी वेव के बीच में आम आदमी पार्टी के 4 लोकसभा एमपीज चुनकर आते। उसके बाद 2019 में यह आंकड़ा घटकर 1 हो जाता है और तब जो एक लोकसभा का एमपी आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनकर आया था वो है भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या हुआ ये सब जानते हैं। तब भी एक माहौल बना और हर आंकड़ा, हर एग्जिट पोल यही बता रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी पंजाब में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस हार के बावजूद आम आदमी पार्टी ने पंजाब नहीं छोड़ा। वो पंजाब के लोगों के साथ जुड़े रहे, उनके मुद्दे उठाए। उनके संगठन ने बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस भी पंजाब में फेस किए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि लगातार आम आदमी पार्टी का फोकस पंजाब पर बना रहा। तो यह है सबसे बड़ी सीख कि आम आदमी पार्टी ने हार के बावजूद अपना फोकस नहीं खोया। वो चाहती थी कि वो अगला चुनाव जीते और उसके लिए उसने इन 5 सालों में मेहनत करी और उसी का नतीजा है कि आज आप इस तरह का नतीजा देख रहे हैं कि एक ऐसे राज्य में जहां पर पंथिक पॉलिटिक्स डोमिनेट करता है और रिलीजन पॉलिटिक्स जिस तरह यहां पर डोमिनेट करता है, वहां पर आम आदमी पार्टी जिसका बहुत ज्यादा आधार नहीं था, जो 8 से 9 साल पुरानी पार्टी है, वहां पर ना ही उसने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को वहां पर हरा दिया, अकाली दल ने भी मुंह की खाई और हालत यह हो गई कि बड़े बड़े दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू सब अपना चुनाव हार गए। और यही आपको दिखाता है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष में एक वेव क्रिएट किया। और इस जीत में एक पैटर्न है। अगर आप देखें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कैसे जीत हासिल करी थी। जब आम आदमी पार्टी किसी राज्य को जीतती है, जिस तरह हमने दिल्ली में देखा और अब पंजाब में देखा, तो एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि वो पूरे ऑपोजिशन को पूरी तरह से स्वीप कर देती है, उसको डेसिमेट कर देती है। ऑपोजिशन का सुपड़ा साफ हो जाता है और ऐसा ही पंजाब में भी देखने को मिला। अब अगर हम मालवा रीजन की बात करें, मालवा रीजन पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 69 सीट्स हैं। यहां देखिए, आम आदमी पार्टी ने 66 सीट्स 69 में से जीती हैं
और ये आपको फिर वही दिखाता है कि ये दिल्ली स्टाइल रिजल्ट है। दिल्ली में आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने 70 में से 60+ सीटें हासिल करी, और जो अब पंजाब के इलेक्शंस हुए हैं 117 में से 90+ सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करना चाहती है? आम आदमी पार्टी के नेता क्या सोच रहे हैं? आगे का उनका प्लान क्या है? सीधा सीधा आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि वो नेशनल जाएगी। इट हैज प्लान्स टू गो नेशनल। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? क्या ये इतना आसान है? क्या एक पंजाब जीतने के बाद ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को 2024 में टक्कर दे सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स। अगर आम आदमी पार्टी जिस तरह काम कर रही है उसी तरह काम करती रहे तो एक चांस बन सकता है। मौका बहुत बड़ा है इस समय आम आदमी पार्टी के पास। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रिजल्ट के कुछ ही घंटों बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में नजर आते हैं। 2 दिन वो गुजरात में थे और वहां पर उन्होंने अपने कार्डर्स को, अपने वोटर्स को गैल्वेनाइज करने की कोशिश करी। गुजरात में साल के अंत में चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वहां पर उन्हें कांग्रेस से कोई खतरा है। वही कांग्रेस पार्टी जो बीते चुनाव में भाजपा को एक कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन ही गुजरात में बहुत कमजोर हो गया है। पिछली बार के चुनाव में उन्होंने भाजपा को 100 से नीचे रोक दिया था 99 सीट्स पर, और कांग्रेस को खुद मिली थी 77 सीट्स। लेकिन उस जीत के करीब जाने के बावजूद भी, इस मोमेंटम के बावजूद भी कांग्रेस वहां कुछ नहीं कर पाई। और यहीं पर कहानी आती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यह देखा कि वहां पर उसका एक चांस बनता है, एक फर्टाइल ग्राउंड है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां पर भाजपा बीते कई सालों से काबिज है। 1995 से वहां पर भाजपा ही सत्ता में रही। एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा का कोई वहां पर बहुत बड़ा चेहरा नहीं है और सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर है। वहां पर पिछले साल म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं, उनके आंकड़े देखिए। इन म्यूनिसिपल चुनावों में आम आदमी पार्टी गांधीनगर में 21% वोट ले लेती है और सूरत में 28% वोट। और इस नतीजे के बाद भाजपा ने भी कोर्स करेक्शन किया। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, पूरा कैबिनेट बदल दिया। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं। तो अब आम आदमी पार्टी एक सीरियस चैलेंजर बनकर गुजरात में भी उभर रही, और यही वजह है कि बीजेपी ने बिना कोई समय गवाए सीधा गुजरात में कैंपेन का शंखनाद कर दिया। अब ऐसी हालत अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, जैसे अब तमाम जिन राज्यों में चुनाव आएंगे उनमें हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अगले साल मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, बहुत सारे ये जो राज्य हैं यहां पर हम डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट देखते हैं और लोगों के पास और ऑप्शन नहीं होता, या तो भाजपा को वोट करे या कांग्रेस को वोट करे। तो ऐसे में जो एंटी बीजेपी वोट है उसी पर आम आदमी पार्टी अपनी निगाह गड़ाए बैठी है। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम जो उनके संगठन हैं इन राज्यों में, वहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाली है इस रिजल्ट के बाद, इस नतीजे के बाद। तो आम आदमी पार्टी आगे का प्लान करना उसने शुरू कर दिया है। अब अगले 2 महीनों में और क्या होगा कि आम आदमी पार्टी के पास 7 नए राज्यसभा के एमपीज आ जाएंगे। इसके बाद उनकी टोटल टैली राज्यसभा एमपीज की हो जाएगी 10, और वो 4th लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी राज्यसभा में। सबसे पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर टीएमसी और उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो ये आपको ये बात साफ कर देगा कि आम आदमी पार्टी का आने वाले कुछ समय में किस तरह महत्व और रोल दोनों ही बढ़ने वाला है। अब आम आदमी पार्टी के लिए आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं, व्हाट रियली इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से छोटे, लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी किसी इशू को हैंडल करती है वर्सेस राहुल गांधी किस तरह हैंडल करते हैं, वहीं पर आपको साफ अंतर नजर आ जाएगा। इस समय इंडियन पॉलिटिक्स में 3
ऐसे पोल्स हैं या ऐसे 3 इश्यूज हैं जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिक्स इस समय ड्राइव होता है। सबसे पहला है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, वेलफेयरिज्म, यानी आप किस तरह लोगों को लाभ देते हैं, आपकी क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलीजन। रिलीजन में भी कैसे हर पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश करती है, कैसे लोगों से कनेक्ट करती है। जल्दी से बात करते हैं नेशनलिज्म को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैसे इस मुद्दे को हैंडल किया है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर उसने सरकार को मुबारकबाद दी, वो उसके फेवर में थी। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, आम आदमी पार्टी उन पार्टीज में से सबसे पहली थी जिसने आकर फिर एक बार सरकार को मुबारकबाद दी और उसने ये कहा कि वो सरकार के साथ है, वो सेना के साथ है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने बोला प्रूफ दिखाइए, हम नहीं मानते, प्रूफ दिखाइए। और जिस तरह हमने देखा है तमाम आदमी पार्टी की जो रैलीज होती हैं, उनकी जो सभाएं होती हैं, भारत माता की जय का नारा गूंजता है। तो जिस तरह बीजेपी भारत माता की जय का जो स्लोगन है उसका इस्तेमाल करती है, उससे कम नहीं आम आदमी पार्टी उस नारे का इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ एक दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति करिकुलम चल रहा है और इसकी भी इस समय बहुत चर्चा है। उसके बाद बात करते हैं वेलफेयरिज्म की, यानी वो तमाम स्कीम्स जिससे आम लोगों को फायदा पहुंच सकता है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी एक डिलीवरी सिस्टम एस्टैब्लिश किया हुआ है, चाहे आपको सस्ती बिजली हो, पानी हो, बेहतर स्कूल हो, सुविधाएं हो, अस्पताल हो, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीते कई सालों से दिल्ली में लगातार काम करती आई है। और यही मॉडल उसने पंजाब में बेचा है, जहां पर स्कूल्स की कमी है, अच्छे अस्पतालों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और यही एक मॉडल है जो लोगों के साथ क्लिक किया है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो उनका ये जो मॉडल है, ये ऑपोजिशन के कई नेताओं ने इससे कुछ ना कुछ कॉपी करने की कोशिश करी। वरना आज तक बताइए ना, कौन सा राजनेता या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फ्री वाईफाई की बात करती थी? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ही इसकी चर्चा करी। फ्री डेटा, तो ये उनका मॉडल है वेलफेयरिज्म का। अब आते हैं रिलीजन को लेकर। अब जब रिलीजन को लेकर बात आती है, कुछ नेता हमें दिखते हैं मंदिर जाते हैं जब इलेक्शंस आ जाते हैं, आप उनकी तस्वीरें देखते। लेकिन अरविंद केजरीवाल वैसे नहीं है। वो इस बात को लेकर भी बिल्कुल घबराते नहीं या शर्माते नहीं और बार बार ये दिखाते हैं कि वो एक हनुमान भक्त हैं। बार बार उनकी तस्वीरें आती हैं कि वो हनुमान मंदिर में जाते हैं, वो सारे रिलीजियस प्लेसेस में लगातार जाते हैं। तो उनके ऊपर आप माइनॉरिटी अपीजमेंट का टैग भी नहीं लगा सकते। साथ ही साथ उन्होंने एक पिलग्रिमेज का भी पूरा ऑफर सीनियर सिटीजन्स के लिए दिल्ली के लिए शुरू किया है, अयोध्या जाने के लिए। और जिस तरह का अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसका एक रेप्लिका, उसकी एक नकल बनाकर दिल्ली में भी दिवाली के दौरान उन्होंने पूजा करी और ये पूरी सेरेमनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर यहां पर दिखाई गई। तो आपको दिखता है कि आम आदमी पार्टी ना ही सिर्फ अपनी गलतियों से सीख रही है, लेकिन वो बहुत सारे मसलों पर भाजपा को टक्कर इन मुद्दों से देती नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी के साथ एक और फायदा है, उनके खिलाफ आप जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकते, वो जाति बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। वैसे ही परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगता। इट इज नॉट अ पार्टी दैट इज बेस्ड ऑन डायनेस्टी, जिस तरह कांग्रेस पर और बाकी कई ऑपोजिशन पार्टीज पर आरोप लगता है। अब अरविंद केजरीवाल एक IITian है, तो वो एजुकेटेड है, वो पढ़े लिखे हैं, वो अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, वो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, वो बाइलिंगुअल है, यानी वो दोनों भाषाओं में अच्छी तरह बात कर सकते हैं। और इसका फायदा एक पैन इंडिया अप्रोच में होता है, क्योंकि देखिए आप ममता बनर्जी की बात करते हैं तो आपको सीधा याद आ जाता है बंगाल। ऐसे ही आप नवीन पटनायक की बात करेंगे, आपको उड़ीसा याद आ जाता है। KCR की बात करते हैं तो आपको तेलंगाना याद आ जाता है। तो ये सब एक रीजनल नेता बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है, तो उससे उनकी जो पूरी अपील है वो और बढ़ जाती है। और क्योंकि वो दोनों भाषाओं में अच्छे से बोल पाते हैं, तो उनको नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी रिलेटिवली नई पार्टी है, तो
उन पर आप किसी तरह का बैगेज, किसी तरह का चार्ज, आरोप नहीं लगा सकते। उस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर स्टिक नहीं करते हैं और ये हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के हक में ये पूरी बात रही है। अब बात करनी जरूरी है कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत कुछ है। सिर्फ आप अगर 8 से 9 साल पुरानी पार्टी हो, आप दिल्ली से बढ़कर पंजाब आ गए, लेकिन 2024 की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी को इस समय एज अ चैलेंज दिख रही है वो है संगठन। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कर लें, क्या आप बीजेपी की जो संगठन की माइट है, जिस तरह उनकी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, हर बूथ में उनका कार्यकर्ता है, वैसे फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है जो बार बार आम आदमी पार्टी के अंदर के सर्कल्स में भी जिसकी बात की जाती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, और अरविंद केजरीवाल की टक्कर का कौन नेता है। क्योंकि एक सुप्रीम कल्ट की बात आती है और एक कल्ट फिगर अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। उनके आसपास इस तरह के लोग नहीं बढ़ने दिए या ग्रो नहीं करने दिए जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर पाए कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, क्या ये एक कल्ट वाली पार्टी बन जाएगी। और इसी में अब सवाल पंजाब को लेकर यह उठ रहा है कि हालांकि भगवंत मान तो आपके चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन क्या वो रिमोट कंट्रोल किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली से, ये सवाल उठेगा। और यहीं पर आम आदमी पार्टी का चैलेंज है कि वो कैसे इस पूरे इशू को डील करता है, कैसे वो ये दिखा पाएगा कि दिल्ली से पंजाब को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, लेकिन पंजाब के अपने मुख्यमंत्री ही अपने हिसाब से लोगों के हक में फैसले ले रहे हैं। अब कई बार आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगता है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, कभी आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये कई बार आम आदमी पार्टी को फायदा भी करता है, कई बार नुकसान भी करता है। एक और बड़ी बात जो हमने पंजाब के चुनाव में देखी, और एक आम आदमी पार्टी में अब ये पैटर्न बन गया है कि उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर अब वहां पर भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरों को जगह दे दी। आम आदमी पार्टी ने यह भी अनाउंसमेंट अब किया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में अब किसी नेता या किसी और व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, लेकिन सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर। तो एक संदेश देने की कोशिश जरूर है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब एक साथ यहां पर दो नायकों को आम आदमी पार्टी ने जगह देने की कोशिश की और एक नया फॉर्मूला बनाया है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। भगवंत मान, आपको भी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि जो उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, जहां पर वो शपथ लेंगे, वो भगत सिंह का गांव होगा। तो इससे एक संदेश ना ही सिर्फ पंजाब की जनता के लिए है, ना ही सिर्फ देश की जनता के लिए, लेकिन दुनिया भर में ये देखा जाएगा कि ये जो सिंबोलिज्म है और जो भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि अभी तक की जो पार्टीज है वहां पर उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं किया। उनके गांव में भी अगर आप जाएं, मैं वहां पर एक बार गई थी, तो लोग वहां पर बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें बाहर जाना है, कनाडा जाना है, भगत सिंह को कोई याद नहीं करता। लेकिन अगर अब आप उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में ये पूरी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे और वहां पर पूरे देश में ये संदेश जाएगा, तो उसके भी इंपॉर्टेंट मायने हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि इससे बाबा साहेब अंबेडकर को भी बार बार याद करना, उनकी तस्वीरों को प्रोजेक्ट करना, उनके संदेश को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार चर्चा करती है। तो इससे आम आदमी पार्टी एक दलित वोट को भी साधने की कोशिश कर रही है और ये कुछ हद तक असरदार भी साबित हुआ है। आपने ये नोटिस किया होगा, स्पेशली पंजाब में, जहां पर यह कहा जा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित मुख्यमंत्री है और इसकी वजह से तमाम जो दलित वोट है वो कांग्रेस की झोली में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दलित वोट बाकी तमाम वोटों के साथ पहुंच गए आम आदमी पार्टी के पास। तो ये संदेश आम आदमी पार्टी ने दिया। और ऐसे ही पंजाब के बियॉन्ड अगर आप जाएं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर दलित वोटर्स की कंस्टिट्यूएंसी बहुत जरूरी है। और इस समय जिस तरह उत्तर प्रदेश के नतीजों ने हमें दिखाया है कि दलित वोटर भी
इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि अब वो किस पार्टी के साथ जाए, क्योंकि बहन जी अब उतनी मजबूत नहीं है, बहन जी उनके मसलों को भी नहीं उठाती, उनके लिए आंदोलन नहीं करती। तो वो दलित वोट इस समय अप फॉर ग्रैब्स है, यानी दलित वोट चाहता है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा आउटफिट जो उसके इश्यूज को लेकर बात करे और उसको सत्ता में किसी तरह की भागीदारी दे। और ये भी देखना अहम होगा कि आम आदमी पार्टी अपने इस फॉर्मूला को आगे कैसे इस्तेमाल करती है। तो आने वाला समय बहुत जरूरी होगा, और जिस तरह मैंने आपको कहा एक मौका बड़ा है अब आम आदमी पार्टी के पास। एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिखाते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने से आप मिडिल क्लास के वोटों को साधने की कोशिश करते हैं, और ये वही मिडिल क्लास का वोट है जिसको नरेंद्र मोदी ने 2014 में साधने की कोशिश करी थी। चुनौती और आगे की राह आम आदमी पार्टी की कैसी होगी, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इस पूरे जो जीत हुई आम आदमी पार्टी की उसको कैसे देखते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, जरूर बताइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको और लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।